हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक पर। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। आज के पार्ट 1 जो वीडियो होगा वो पार्ट 1 होगा और इस वीडियो में केवल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे निर्देशांक को कैसे लिखेंगे, चतुर्थांश कितने होते हैं, किस चतुर्थांश में कौन कौन सा साइन होता है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ये क्या कहते हैं चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है। और ट्रायंगल की बात करूँगा तो कैसे सिद्ध करें कि ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ऐसे बहुत से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। और एक बात करूँ तो सबसे इस चैप्टर से रिलेटेड एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा हमारा क्या कहते हैं जिसका नाम है डिस्टेंस, यानी कि दूरी का फॉर्मूला। उसको हम लोग देखेंगे। अगर एक टाइप्स के और क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिद्ध करो कि क्या कहते हैं संरेख हैं, या 3 बिंदु को दे देगा, बोलेगा कि सिद्ध करो कि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है। ये सब कैसे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमने बताया कि पहले हम क्या सीखेंगे, निर्देशांक। निर्देशांक को हम कैसे लिखते हैं, तो निर्देशांक को हमेशा x, y से लिखते हैं। निर्देशांक को हमेशा x, y से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप y को पहले लिख दो, x को बाद में लिखो, नहीं। इसमें क्या है, निर्देशांक लिखते समय x की प्रायोरिटी सबसे पहले दी गई है और y की प्रायोरिटी सबसे बाद में दी गई है। यानी कि सबसे पहले निर्देशांक में x की वैल्यू आती है, उसके बाद y की वैल्यू आती है। ये तो रहा निर्देशांक के बारे में। अब हम चलते हैं चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होते हैं, किस चतुर्थांश में कौन कौन सा साइन होता है, आइए देखते हैं। हमने एक ये लाइन खींचा, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इस साइड का ये है x का ऋणात्मक अक्ष, ये है x का धनात्मक अक्ष। यहाँ से है y का, ये है y का धनात्मक अक्ष और यहाँ से y का है ऋणात्मक अक्ष है। अब हम बात करते हैं इस पे वैल्यू की। अगर इस रेखा पर या y के इस अक्ष पर जो भी वैल्यू होगा y का वो सब धनात्मक वैल्यू होगा। यहाँ से ये x अक्ष है, इसको हम बोलते हैं x का धनात्मक अक्ष, यानी कि इस अक्ष पे जो भी वैल्यू होगा उसे x का धनात्मक अक्ष वैल्यू बोलेंगे। इसके इधर बाएं साइड में ये x का निगेटिव या ऋणात्मक अक्ष है, इस पर x की सभी वैल्यू क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ऐसे ही ये y की जो अक्ष है, ये y का जस्ट अपोजिट, यानी कि y का अक्ष है, ये y का ऋणात्मक अक्ष है। इस पे y की जो भी वैल्यू होगी सब कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका जो बिंदु होता है, निर्देशांक होता है 0,0। क्यों इसका 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो x का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है ना, वो होती है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसलिए इस बिंदु को मूल बिंदु कहा गया और इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की। आपको ये 4 भाग देख रहे हैं, आपको ये 4 भाग दिख रहे हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा चतुर्थांश है, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा। तो मैं बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं, जो ये है y का धनात्मक अक्ष और ये है x का धनात्मक अक्ष। तो यानी कि इस वाले भाग को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश।
चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश होता है ये चतुर्थांश। इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, इसे बोलते हैं चतुर्थांश। अब देखिए, ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश, इसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब आते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश पे। इसका साइन क्या होता है? अब देखिए, जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है वो कहाँ से है? ये y का इस पे कौन सा अक्ष है? धनात्मक अक्ष है, और ये x का धनात्मक अक्ष है। इस कारण यानी कि जो प्रथम अक्ष है, जो प्रथम चतुर्थांश है, उसमें कौन कौन सा आ रहा है? y का धनात्मक अक्ष आ रहा है और x का भी धनात्मक अक्ष आ रहा है। इसका मतलब इस चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा या जो साइन होगा वो होगा प्लस कॉमा प्लस। क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस। और इस चतुर्थांश के जो निर्देशांक होंगे वो भी कैसे होंगे? प्लस ही पॉजिटिव होंगे, जैसे x कॉमा वाई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि निर्देशांक में हमेशा पहले क्या लिखेंगे? x, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? y। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में x की वैल्यू भी धनात्मक होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश की। तो द्वितीय चतुर्थांश देखिए कहाँ से इसकी बाउंड्री है? इसमें क्या है? y का धनात्मक अक्ष है और x का कैसा अक्ष है? ऋणात्मक अक्ष है। यानी कि y का धनात्मक अक्ष और x का ऋणात्मक अक्ष होने के कारण इस चतुर्थांश का जो साइन होता है वो होता है माइनस कॉमा प्लस। क्या होता है? माइनस कॉमा प्लस। यानी कि इसमें जो x की वैल्यू होगी वो ऋणात्मक होगी और जो y की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। समझ में आया दोस्तों? इस कारण इस चतुर्थांश का जो साइन होता है वो माइनस कॉमा प्लस होता है। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में देखिए, इसमें क्या है? इसमें x का कैसा अक्ष है? ऋणात्मक अक्ष है, और ये भी y का ऋणात्मक अक्ष है। यानी कि इस चतुर्थांश का जो अक्ष होता है x का ऋणात्मक अक्ष और y का ऋणात्मक अक्ष होता है। इन दोनों चतुर्थांश से मिलकर ये बना होता है चतुर्थांश। इस कारण इस तृतीय चतुर्थांश का जो साइन होगा वो माइनस कॉमा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए x का भी ऋणात्मक अक्ष है और y का भी ऋणात्मक अक्ष है, इसलिए जो दोनों की वैल्यू जो साइन होगा इस चतुर्थांश का वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अर्थात इसमें जो x और y की वैल्यू होगी ना वो भी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अब हम बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में। तो इसमें देखिए, ये इसमें क्या? चतुर्थ चतुर्थांश में x का धनात्मक अक्ष होता है ये, और इसे हम बोलते हैं x का ऋणात्मक अक्ष। यानी x का धनात्मक अक्ष और y का ऋणात्मक अक्ष होने के कारण इस चतुर्थांश का जो हमारा साइन होता है वो हो जाता है प्लस कॉमा माइनस। क्या हो जाता है? प्लस कॉमा माइनस। अर्थात इसका जो निर्देशांक हो जाएगा x कॉमा माइनस का y। ये तो रहा चतुर्थांश। देखिए मैंने क्या बताया, इस प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सा अक्ष होता है? ये तो x होता है, y का धनात्मक अक्ष और x का ऋणात्मक अक्ष। इन दोनों अक्षों से मिलकर बनता है प्रथम चतुर्थांश। तो क्या होगा? मैंने जैसे ही बताया कि धनात्मक अक्ष है, इसका मतलब इस पे y की जो भी वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी। इस पर यहाँ से यहाँ तक जो भी x की वैल्यू होगी ना वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। जैसे हमने मान लिया ये 0, यहाँ 0 0 है, हमने इसको माना 1, इसको माना 2, इसको मैंने माना 3, इसको मैंने माना 4, 5, 6, 7। तो देखिए कैसे हैं ये सब, ये कैसे वैल्यू हैं? सब ये धनात्मक वैल्यू हैं, सब धनात्मक वैल्यू हैं। अगर मैं इधर बात करूँ तो ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसकी बात करूँ तो देखिए इस पे भी क्या होता है? y पे क्या होते हैं? सभी वैल्यू क्या होते हैं? धनात्मक होता है। इस कारण प्रथम चतुर्थांश की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा किसमें होगा? धनात्मक होगा। अर्थात इसका जो निर्देशांक होगा प्लस x और प्लस y होगा। अब हम बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो द्वितीय चतुर्थांश होता है वो y का धनात्मक अक्ष होता है
और x का ऋणात्मक अक्ष, इन दोनों अक्षों से मिलकर हमारा कौन सा चतुर्थांश बनता है? द्वितीय चतुर्थांश। तो मैंने बताया ये x का ऋणात्मक अक्ष है, इस कारण x अक्ष पर x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे -1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ -3, -4, -5, -6, -7, कहाँ तक? एंड सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट तक। ये भी इनफाइनाइट तक हुआ, ये भी इनफाइनाइट तक होगा, ये भी इनफाइनाइट तक होगा। ये इसलिए इस कारण अब यहाँ पे क्या होगा? ये y का भी ऋणात्मक अक्ष है, इस कारण इस पे भी जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा? माइनस का, यानी ऋणात्मक होगा। -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7 और एटसेट्रा, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा इसकी वैल्यू। इस कारण इस चतुर्थांश का जो हमारा साइन होगा वो कैसा होगा? माइनस कॉमा माइनस, अर्थात इसका जो बिंदु होगा वो -x, -y हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की। तो देखिए चतुर्थांश है हमारा वो x का धनात्मक अक्ष और y के ऋणात्मक अक्ष से मिलकर बना हुआ है। इस कारण इसका जो साइन होगा ना वो प्लस कॉमा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे x का धनात्मक अक्ष है और y का ऋणात्मक अक्ष है, इसलिए इसका साइन क्या होगा? प्लस कॉमा माइनस, अर्थात इसका जो निर्देशांक होगा वो x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। ये रहा चतुर्थांश। मेरा बताने का मतलब ये उद्देश्य यही है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम ग्राफ खींचते हैं, कोई वैल्यू आपको दे दिया कि -3, -2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, मैंने मान लिया कि -2, -2 दिया हुआ है, तो आपको जब पता रहेगा कि -2 ये किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, तो आप तुरंत खींच जान जाओगे कि हाँ ये इस चतुर्थांश का निर्देशांक है, इसका मतलब ये जो बिंदु होगा वो इसमें स्थित होगा। तो साइन का जानने का मतलब यही है कि आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको पता हो, तुरंत मिल जाएगा कि यार ये दोनों माइनस है, इसका मतलब ये जो चतुर्थांश है ना, ये किस चतुर्थांश का निर्देशांक है? ये तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा सकता है, चिन्ह दे वैल्यू दे देगा -4 + 5, पूछेगा बताइए ये किस चतुर्थांश का निर्देशांक है। तो आपको जब साइन याद रहेगा माइनस और प्लस तो पता दोगे आप किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, ये द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक है। ऐसे पूछ सकता है कि बताइए आप द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, अर्थात उसकी साइन क्या होती है, आप बता दोगे। ये था चतुर्थांश के बारे में। तो जैसा कि मैंने बता दिया चतुर्थांश कितने होते हैं, साइन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा चतुर्थांश होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अच्छा, आप लोग को पता है कि कोई भी लाइन खींचने के लिए हमको कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ। अगर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, किसी भी चीज़ की, किसी भी, चाहे कोई भी लाइन हो, कुछ भी हो, अगर मुझे एक लाइन खींचनी होती है, अगर हमको एक लाइन खींचनी होती है तो हमको कितने बिंदु को पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है? तो दो बिंदुओं का पता होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे अगर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचनी है तो क्या करते हैं हम, भले दो बिंदु ना लें, लेकिन जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और जहाँ तक हम खींचेंगे वो कैसी पॉइंट हो जाती है? वो एंड पॉइंट हो जाती है। इसका मतलब एक बिंदु हमको यहाँ लेना पड़ा और एक बिंदु जब हमने स्टॉप किया तब लेना पड़ा, यानी कि हमको एक लाइन खींचने में दो बिंदु को लेना पड़ता है, अर्थात हमको दो निर्देशांकों के थ्रू हमको एक लाइन मिलती है। ठीक, उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये तो रहा हमारा लाइन ड्रॉ करने की बात। अब हम बात करते हैं कि यहां से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। आपको दे दिया गया दो निर्देशांक और पूछा बताइए कि इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी क्या होगी। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कैसे ज्ञात करोगे? तो कोई नहीं, आप अंत तक बने रहिए वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, ठीक है ना। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद आपको कभी कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इतने अच्छे से बताऊंगा विथ एग्जाम्पल। ओके, चलिए देखते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि हमको कोई भी लाइन खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो माना मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ओके, चलिए। माना कोई दो बिंदु x1, y1 है तथा x2, y2 है। अब ये तुमको दो बिंदु दे दिया गया आप लोग को। अब क्या करना है, पहले तो हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब इसको कैसे, इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे? दो बिंदुओं के, माना कोई दो बिंदु x1, y1 है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, अगर ऐसा सवाल आया कि दो बिंदु दे दे, उनके बीच की दूरी पूछे, तो फर्स्ट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको हमने क्या माना, ए। इस वाले बिंदु को मैंने माना क्या, बी। ए का निर्देशांक हमने मान लिया कि इसका निर्देशांक हमारा क्या है, x1, y1 है, सॉरी x1, y1 है। और इसका निर्देशांक मैंने क्या माना, x2, y2 है। हमने दो बिंदु मान लिया। अब इनके बीच की, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल d इक्वल टू हो जाएगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, त्रिभुज सिद्ध करने के लिए, संरेख सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फार्मूले को आप लोग अच्छे नोट्स बनाते रहो, अच्छे से नोट्स में करो, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो रोक के आप, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। अब हम कैसे करेंगे इस सूत्र पे सवाल को, हम कैसे हल करेंगे दिखाता हूं, बताता हूं। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दो बिंदु 3,6 और 4, 5,8 के बीच की दूरी, दो बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी? ये रहा आपका सवाल। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा सवाल मिले तो कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक लाइन ड्रॉ करो आप लोग, जैसा कि मैं कर रहा हूं। हर सवाल में आपको ऐसे ही करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। ओके, इसको मैंने माना, मैंने जब फॉर्मूला लिखा था तब भी हमने इसको क्या माना था, ए। आप हमेशा इसको ए मानोगे, इसको क्या मानोगे, बी। एक का बिंदु, एक का निर्देशांक, आपका मन, आप चाहे इसको ए ले सकते हो, इसको ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ए ही लेना है, ऐसा नहीं है, आप इसमें से कोई वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। तो चलो मैंने लिया, इसको हमने क्या माना, ए का निर्देशांक, तो मैंने लिखा 3,6, इसको मैंने क्या लिखा 5,8। ओके, इसको मैंने मान लिया, इसकी है x1 3 और इसमें है y1, ये है हमारा x2, y2। हमने ऐसा इसलिए लिखा कि हमको जब सूत्र में वैल्यू पुट करना होगा
तो बहुत आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वैल्यू ऐसा नहीं लिखते निर्देशांक को, डायरेक्ट हम हल करने लगते हैं, कभी y की वैल्यू x की जगह रखा जाती है, कभी x की वैल्यू y की जगह, जल्दी जल्दी में। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप फास्ट सवाल भी कर रहे हो तो आप एक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद उसको एक मानो, एक को b मानो, आप बिंदु उसमें से कोई पुट कर लो यहाँ पे, और उसका निर्देशांक आप x1 y1 और x2 y2 मान लो। ओके, अब आते हैं हम दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या पढ़ा है, d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, पता है आपको, अभी बताया हूँ मैं जस्ट। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। देखिए x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x2 का वैल्यू दिया है 5, मैंने 5 रखा, और x1 की वैल्यू क्या दिया 3, मैंने 3 रख दिया। ऐसे हम करते हैं। यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू क्या दे रखी है 8, मैंने 8 का वैल्यू पुट कर y2 की वैल्यू पुट कर दिया, और y1 की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो मैंने 6 यानी y1 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब 5 में से 3 गया बचा 2, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 8 में से 6 गया बचा 2, 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, बराबर के नीचे बराबर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2, अगर किसी संख्या के घात पे चाहे जितना अंक लिखा हो, यानी कि अगर इसके ऊपर कोई भी अंक 3, 2, 4 कुछ भी लिखा हो, कितनी भी घात लिखी हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमको उस नंबर को उतनी बार लिखकर क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। जैसा कि देखो हमने क्या किया यहाँ पर, 2 की पावर कितनी है 2, यानी हमने 2 को 2 बार लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4। अब हम यहाँ पे क्या रख देंगे 4, इसका भी 4 आएगा, मैंने 4 रख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 होता है, 8 और 4 और 4 8 आएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तोड़ लेते हैं रूट में बनाने के लिए। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब देखो क्या होता है, जब अंडर रूट के अंदर कोई अंक होता है, अगर उस अंक का अगर एक पेयर बन गया, जैसे इसमें से एक पेयर बना, तो इसमें से क्या होगा, इन दोनों में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी और अंदर केवल जो शेष नंबर जिसकी पेयर नहीं बच रही वही बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 का पेयर बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि d बराबर क्या हो गया, यहाँ से 2 बाहर एक आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का पेयर तो बन रहा था, इसलिए इसमें से एक बाहर आ गया, बट इसका पेयर तो बन नहीं रहा था, इसलिए इस वैल्यू को हमने कहाँ रखा, अंडर रूट के अंदर। अब ये हमारा क्या निकल गया, दूरी निकल गया कि बिंदु ए और बिंदु बी, या बिंदु इसके और इसके बीच की दूरी क्या है 2 अंडर रूट का 2, ठीक है ना। और दूसरी चीज, आपका बोर्ड एग्जाम है, आपका एग्जाम बहुत पास में है, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करना तो जो एक स्टेप बाय स्टेप होती है ना, पहले फार्मूले करो, फिर उसकी वैल्यू को पुट करो, और सबसे बड़ी चीज आपको बराबर के नीचे बराबर लगाते आना है। कभी नहीं कि आप कभी छोड़ दो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आगे के पीछे वैल्यू हो जाती है और बेकार भी लगता है। आप बराबर करोगे तो कोई टीचर की कॉपी भी चेक करेगा तो बहुत अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चलो एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या किया, सवाल क्या दिया है, 2 बिंदु इतना तथा इतने के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मैंने पहले क्या बताया कि आप फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करो, जैसा कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। इस वाले बिंदु को तुम ए मान लो और इस वाले बिंदु को आप क्या मान लो, बी मान लो। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं में से कोई बिंदु हम ले लेते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक का बिंदु हमने क्या लिया 3,6 लिया है, और बी का बिंदु मैंने क्या लिया है 5,8 ले लिया है, ठीक है। हमने फिर क्या किया, 3 को हमने x1 माना और 6 को y1 मान लिया, 5 को हमने क्या माना y2 और 8 को हमने क्या माना, 5 को हमने माना x2 और 8 को हमने क्या माना y2। तो हमने इसको ऐसा क्यों लिखा कि कभी भी हमको फार्मूले में वैल्यू पुट करते समय कोई ऐसा ना हो जाए कि मिस्टेक से हमने y1 की जगह पर y2 की वैल्यू पुट कर दिया, या x1 y1, ऐसे मिस्टेक हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, इस बिंदु के नीचे हमने x1 y1 को मान लेना है। उसके बाद हमने क्या लिखा, फार्मूले लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या किया,
फार्मूला x2 की वैल्यू क्या है 5, मैंने 5 पुट किया, x1 की वैल्यू 3, मैंने 3 पुट कर दिया। यहाँ देखो आप y2 की वैल्यू क्या दिया, y2 की वैल्यू 8 दे रखे, मैंने 8 लिखा और माइनस के जगह माइनस लगाया, और y1 की वैल्यू क्या 6, तो मैंने 6 लिख के उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो 5 में से 3 गया बच्चा 2 का स्क्वायर हो गया, 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर अगले स्टेप में, 2 का स्क्वायर का मतलब 4। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात लिखी लगी है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जितनी भी पावर लगी है यानी कि उस नंबर को उतनी बार लिख के क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ पर 2 को 2 की पावर 2 लिखी है, इसका मतलब हमको 2 को 2 बार लिखना है और क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4, इसका ही 4। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मैंने इसको इसलिए लिखा जिससे हमारा क्या एक पेयर बनकर बाहर आ जाए और अंदर जो नॉन पेयर है जिसका पेयर ना बन रहा हो वो अंदर ही रह जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक 2 का पेयर बन रहा है बट इस 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है। जिसका पेयर बनेगा उसमें से एक बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, और जिसका नहीं बनेगा वो उस रूट के अंदर ही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये हो गया दूरी का। अब हम बात करते हैं, अब इसी से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ जानेंगे। ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दूरी का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करो। और इसी पे सभी सवाल बने हैं। और क्या कहते हैं कि 2-3 टाइप्स के फॉर्मूले आएंगे, बट जैसे भी हम पहले एक्सरसाइज भी करने वाले हैं अगले वीडियो में, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज है उससे पहले की मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें कि कैसे करेंगे। अगर आप आज की वीडियो पूरे अंत तक देख रहे हो तो आप बिना किसी से हेल्प लिए आप पूरे पहली एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है सिद्ध करना कि चतुर्भुज है, त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग करते हैं चतुर्भुज से। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई 4 बिंदु दे दिया और पूछ दिया कि सिद्ध करो कि ये समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, तो कैसे सिद्ध करोगे। तो मैं उसके लिए क्या होता है कि डिस्टेंस का फार्मूला तो मैंने बता ही दिया। डिस्टेंस का फार्मूला